कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने विधायिका के अंग लोकसभा के बारे में बताया था। आज का वीडियो में मैं विधायिका का जो तीसरा अंग है राज्यसभा, उसके बारे में बताऊंगा। राज्यसभा का जो वर्णन है ना, अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसकी उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसकी पहली सभा 13 मई 1952 को हुई थी। यानी राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसकी उम्र सीमा 30 वर्ष है। यानी जो भी व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र सीमा 30 वर्ष अपना प्राप्त कर चुके हैं, वो राज्यसभा की सदस्यता ले सकते हैं। और इसकी स्थापना मतलब राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी और इसका पहला सभा यानी पहला असेंबली 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या जो है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में सीट जो है वो 245 है। इस 245 सीटों का जो मतलब बंटवारा किया गया है वो इस आधार पे किया गया है कि 229 सीट राज्य के द्वारा निर्वाचित होकर के आएंगी और 4 सीट केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगी और बाकी जो 12 सीटें रह गई वो 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होगी। ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सीट जो होती हैं वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। वर्तमान समय में अधिकतम राज्यसभा का सीट जो है, सबसे अधिकतम जो राज्यसभा का सीट जो है वो यूपी से है, यानी उत्तर प्रदेश से है, जो कि 31 सीट राज्यसभा के 31 सीट यूपी से ही आते हैं। उसके बाद केंद्र शासित क्षेत्र में सबसे अधिकतम सीट जो है वो दिल्ली का है, जो कि 3 सीट वहां से, यानी दिल्ली में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? 3 सीटें हैं। अब बात यहाँ पे आई कि दिल्ली और पौंडीचेरी जो भी है ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि इस दिल्ली और पौंडीचेरी का जो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट होने का क्या कारण है, इस बात को मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले ये देख लीजिए, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है और तथा 1/3 सदस्य, यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन सभी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल पे क्या होते हैं? पदमुक्त होते हैं। यानी हर 2 साल पे 1/3 सदस्य को पदमुक्त किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा उल्टा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है। 2 ही केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां राज्यसभा और विधानसभा का, जैसे मैंने ऊपर बोला था कि राज्यसभा दिल्ली और पौंडीचेरी जो है इस जैसे दो ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस। तो ये यहाँ पे बात आ गई कि राज्यसभा जो है मतलब 2 ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहाँ पे राज्यसभा और विधानसभा का कॉन्सेप्ट है, जो कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार किया गया। इसमें जो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम है दिल्ली और पुडुचेरी। इसका पुराना नाम पौंडीचेरी है, अभी का नाम पुडुचेरी है। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं यानी अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। 69वें यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को NCR यानी नेशनल कैपिटलिज्म रीजन को घोषित कर दिया गया था और इसको अनुच्छेद 239 के ए तथा 239 के बी के तहत जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार हम लोग देखें राज्यसभा के बारे में कुछ बातें, जो मुख्य बातें थी राज्यसभा का, मतलब राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णन है, क्या उम्र सीमा है, मतलब ये कब स्थापना हुई, पहला सदन कब हुआ, राज्यसभा में कितने सीटें होते हैं, राज्यसभा में कितने सीटें राज्य के से निर्वाचित, कितने सीटें केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होती हैं, जैसे 4 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होती हैं और उसके बाद फिर कितने सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती हैं। बाकी बहुत सारी चीजें, कितना कौन सा संविधान संशोधन से राज्यसभा का केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का कॉन्सेप्ट दिया गया, ये सारा कुछ।
अब हम लोग देखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में, यानी संसद में संयुक्त अधिवेशन। संसद में संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा का जब दोनों सदन का साथ में बैठक होगा तो उसको संसद के संयुक्त अधिवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। संसद में संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 108 के अनुसार रखा गया है। इसमें कहा जाता है कि ऐसे तो संयुक्त अधिवेशन हर निर्वाचन के बाद एक बार होता ही है, यानी जब भी साधारण निर्वाचन होता है यानी लोकसभा निर्वाचन होता है, लोकसभा के निर्वाचन के बाद जो प्रथम बैठक होता है वो संयुक्त अधिवेशन होता है, और जिसमें राष्ट्रपति भाषण देते हैं। धन विधेयक को छोड़ करके किसी भी मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, यानी धन विधेयक को छोड़ करके जैसे कोई भी मामला हो, चाहे वित्त विधेयक हो या कोई और भी मामला हो, उन सारे मामलों पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और अगर किसी विधेयक को लेकर, और संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, कारण क्या है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का? एक तो मैंने बताया कि मतलब जब भी किसी निर्वाचन के बाद संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं। उसके अलावा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो रीजन है, उसके अलावा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का रीजन ये है कि अगर किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों के बीच में यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर मतभेद हो गई है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलावा देते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। और अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में, लेकिन अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन को जो अध्यक्षता होती है वो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, या उनके गैर मौजूदगी में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, या वो भी उनके गैर मौजूदगी में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के सभापति न लोकसभा के और न ही राज्यसभा के सदस्य हैं, इस कारण राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि अगर उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित रहते हैं, दोनों गैर मौजूद रहते हैं, तो उस कंडीशन में, उस केस में राज्यसभा के सभापति ये संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद बात कहा गया कि अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन लाया गया है। वो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया है वो पहला जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो दहेज प्रथा प्रतिबंध के लिए लाया गया था, यानी दहेज प्रथा को रोकने के लिए दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो गई थी, जिसके कारण पहला संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया, दहेज प्रथा प्रतिबंध 1961 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन आया था वो बैंकिंग सेवा आयोग को लेकर के आया था। बैंकिंग सेवा आयोग एक विधेयक के कारण, दोनों सदनों में मतभेद होने के कारण 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग एक विधेयक लाया गया था। उस समय जो थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और ये अब तक के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रह चुके, जिनका कार्यकाल जो है वो 1 साल का है। और तीसरा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो पोटो कानून को लेकर के बुलाया गया था। पोटो यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस कहने का मतलब एक एक्ट लाया गया था, उस समय एक अध्यादेश लाया गया था 2002 में लाया गया था, जिसके कारण भी दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो गई थी। तो इस समय भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो 2002 में। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और बाद में जो पोटो कानून को बाद में नाम बदल करके पोटा रख दिया गया, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इस प्रकार हम लोग देखें कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का कितने सीटें का वर्णन है, राज्यसभा की उम्र सीमा क्या है, और कितने मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन के बारे में देखें हम लोग। 70वां संविधान संशोधन देखें, 70वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन देखें, और इस प्रकार अनुच्छेद 108 के बारे में देखें और अनुच्छेद 118 के बारे में देखें। तो इस प्रकार हम लोग राज्यसभा और संयुक्त अधिवेशन के बारे में देखें। राज्यसभा से संबंधित कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा का अधिवेशन जो है
सामान्य तौर पर लोकसभा का अधिवेशन जब चल रहा होता है, यानी लोकसभा के अधिवेशन के दौरान ही बुलाया जाता है। लेकिन कुछ हालातों में, कुछ स्पेशल कंडीशनों में, कुछ स्पेशल केस में राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है लोकसभा के विघटन होने के बाद भी, यानी लोकसभा विघटित हो चुका है फिर भी राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीयपात पूरे देश में राष्ट्रीयपात लगा है तब भी बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीयपात है और उस राष्ट्रीयपात लगने के दौरान राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है और राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। द्वितीय पात जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है, इसके दौरान भी राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। द्वितीय पात अभी तक भारत में नहीं लगा है। उसके बाद देखा जाए कि राज्यसभा की शक्तियां क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट या भी मुख्य शक्तियां हैं राज्यसभा की, वो यहाँ वर्णित है कि राज्य सूची में दिए गए जितने भी विषय होते हैं, यानी राज्य सूची में जो भी विषय हैं वो सारे पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा का ही होता है। यानी राज्यसभा राज्य सूची में दिए गए जो 52 विषय हैं उस पर 62 विषय हैं, उन सब पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में दिए गए 62 जो विषय हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्यसभा का है। और ये कानून बनने का ये पर जो बात वर्णित है वह अनुच्छेद नंबर 249 में वर्णित है। अखिल भारतीय सेवाओं का भी सृजन कर सकती है राज्यसभा, और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ये बात अनुच्छेद 312 में वर्णित है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अनुच्छेद 312 में वर्णित है। जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन, तो IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ये सारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आज राज्यसभा के बारे में देखें। विधायिका की जो तीसरी अंग थी राज्यसभा, उसके बारे में देखें। राज्यसभा का किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में वर्णन है? राज्यसभा में कितनी सीटें 250 कुल सीटें हैं, अभी वर्तमान में 245 सीटें हैं, और जिसमें 229 राज्य से और फिर आपका 4 आपका केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कला साहित्य विज्ञान और किसी एक क्षेत्र से इसमें लिया गया है। तो इस प्रकार राज्यसभा हम लोग आज देखें। राज्य प्रजासभा का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, ये सभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल नंबर 108 के अनुसार होता है वो देखें। आर्टिकल नंबर 118 के अनुसार जो संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्षता करते हैं उनके बारे में हम लोग देखें। फिर राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है वो देखें। कुछ नोट्स देखें कि राज्यसभा का अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है, और लोकसभा का विघटन होने के बाद भी राज्यसभा का अधिवेशन किन किन कंडीशनों पे, किन किन हालातों पे बुलाया जा सकता है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार हम लोग का आज विधायिका का तीसरा अंग राज्यसभा खत्म होता है, और इस प्रकार से विधायिका भी समाप्त होती है। और विधायिका समाप्त होने के बाद हम लोग अगले वीडियो में कार्यपालिका के बारे में देखेंगे, और कार्यपालिका के जो भी कुछ मुख्य बातें हैं उनके बारे में अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और जैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू।